दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दिवाली से दिवाली तक, दिवाली टू दिवाली। उसमें दोस्तों हम लोग ऐसे शेयर फाइंड आउट करेंगे कि जिनका अभी ट्रेडिंग का जो प्राइस चालू है वो 25 रुपये से कम है या 50 रुपये से कम है या 75 रुपीज़ से कम है या 100 रुपीज़ से कम है। इसका पर्पस दोस्तों ये है कि जो हम जैसे कॉमन लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिटेड मनी अवेलेबल है, उन सबको भी स्टॉक मार्केट में दे शुड बी एबल टू इन्वेस्ट, मतलब उनको भी स्टॉक मार्केट में अच्छे क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट करने का मौका मिले और उनको अच्छे शेयर की बिलो 100, बिलो 75, बिलो 50, बिलो 25 अच्छे शेयर की जानकारी मिले। ये इसका पर्पज़ है। और आज से अपना दिवाली भी चालू हो गया दोस्तों। आज शाम को लक्ष्मी पूजन है, मुहूर्त ट्रेडिंग भी है, तो क्यों देर करें, चलो तो आज से ही अपना जो ट्रेडिंग का सफ़र है, जो इन्वेस्टमेंट का सफ़र है स्टॉक मार्केट में, आज से ही चालू कर देते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 शुरू करने के पहले आप सभी को दिवाळी की लाख लाख शुभकामनाएं। व्हिडिओ सुरू करायच्या आधी माझे सगळे सबस्क्रायबर्स आणि जे कोणी नव्याने हा व्हिडिओ बघतायत त्या सगळ्यांना ही दिवाळी सुख समाधानाची, भरभराटीची, उत्तम आरोग्याची आणि भरपूर पैसे कमाने जाओ अशी मी आशा करतो। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से शेयर मार्केट ही क्यों चुनना है या बाकी जो ऑप्शंस है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस शेयर मार्केट को क्यों देना है। दोस्तों शेयर मार्केट में अगर काम शुरू करना है, शेयर मार्केट में पैसा डालना है, देर आर सर्टन क्वेश्चंस विच फर्स्ट वी नीड टू आंसर फॉर आवर सेल्फ। एक है वाई वन शुड बाय, दैट मीन्स शेयर मार्केट ही क्यों। दूसरा है कौन से फैक्टर्स बाय करने के टाइम कंसिडर करने हैं, रिस्क है क्या कुछ शेयर मार्केट में, हाउ वन शुड बाय एंड व्हेन वन शुड सेल। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आगे के 2-3 मिनट स्पेंड करेंगे। जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं ये नॉलेज उनको है ऑलरेडी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उनके लिए आगे के 2-3 मिनट हम लोग ये क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में और ये क्वेश्चंस के बारे में ऑलरेडी मालूम रहेगा, आप आगे के 2-3 मिनट स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, वाई वन शुड बाय, दैट मीन्स वाई वन शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, वाई वन शुड गिव प्रेफरेंस टू स्टॉक मार्केट ओवर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। क्योंकि दोस्तों ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसा है जिसमें कैपिटल का एप्रिसिएशन होता है। बाकी के जो ऑप्शंस है उसमें दोस्तों कैपिटल का एप्रिसिएशन नहीं होगा, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर लाख रुपया डाला है तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको लाख रुपया ही मिलेगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या जो भी उसके ऊपर का रिटर्न है वो मिलेगा, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, शेयर मार्केट में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन आपको रिकरिंग इनकम भी मिलते रहेगा बाय वे ऑफ डिविडेंड। और तीसरा चीज़ है दोस्तों कि आपका लिक्विडिटी हमेशा बना रहेगा। फिक्स डिपॉजिट में कभी कभी क्या होता है, अपना लिक्विडिटी थोड़ा कम रहता है, यहाँ पे जब चाहो आप शेयर बेच सकते हो, T+2 में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन, और ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसका कुछ लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर आपका 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपये का लाख रुपया भी हो सकता है, 5 लाख रुपया भी हो सकता है, देयर इज़ नो अपर लिमिट। लेकिन रिस्क कितनी है, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी ही रिस्क है, बट देयर इज़ नो अपर लिमिट। That is why one should also invest in stock market apart from our usual normal investment opportunities. तो वो स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों which factors one need to consider, past performance of course yes, KPIs कंपनी के लिए फेवरेबल है कि नहीं, मार्केट आउटलुक क्या है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो ओवरऑल मार्केट, और वो मार्केट आउटपुट में कंपनी का पोटेंशियल क्या है, कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसे रह सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। पास्ट परफॉर्मेंस दोस्तों स्टॉक प्राइस में फैक्टर नहीं होता है, स्टॉक प्राइस में फ्यूचर में क्या होगा वो फैक्टर होता है। रिस्क है क्या कुछ, वोलेटिलिटी, 100 रुपये का शेयर 50 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ये रिस्क है वो वोलेटिलिटी का। जैसे हमने कुछ देर पहले बात की कैपिटल अप्रिसिएशन की, वैसे दोस्तों इसमें कैपिटल में लॉस होने का भी चांसेस है। एफडी में वैसा चांस नहीं है, लाख रुपया डाला है आपको लाख रुपया ही मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट में इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि लाख डाला है उसका 50 भी हो सकता है, लेकिन लाख का 10 लाख भी हो सकता है, ये इसका
पॉजिटिव साइड है। आपका कैपिटल स्टक हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर समझो आपने कोई लाख रुपए में शेयर खरीदा और उसका अभी वैल्यू 75,000 है एंड इफ़ यू आर बुलिश ऑन द स्टॉक देन 25,000 रुपया लॉस बुक करके कोई स्टॉक बेचता नहीं है। टिल द टाइम वन इज़ नॉट सेलिंग द स्टॉक कैपिटल गेट्स ब्लॉक्ड। एंड दोस्तों स्टॉक मार्केट पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है, उसका इम्प्लीकेशंस, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। बैंक एफडी पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट नहीं होता है एटलीस्ट एज फार एज कैपिटल इज कंसर्न। इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन कैपिटल पे उसका असर नहीं होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कैपिटल के ऊपर असर हो सकता है। अभी बाय कैसा करना चाहिए दोस्तों? हाउ वन शुड बाय? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितना भी आपका कैपिटल है उसको एलोकेट करना है हमको 4 से 5 सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में उसको एलोकेट करना है और वो अमाउंट फिक्स रखना है। इन्वेस्टमेंट कैसा करना है दोस्तों? स्लो एंड स्टडी। एक ही बार में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर लाख रुपया डालना है तो मैं बोलूँगा 15-15 दिन के अंदर लाख रुपए को तोड़ के 7 to 8 इंस्टॉलमेंट में आप धीरे धीरे करके पैसा डालिए। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ मेरे कुछ दोस्त लोगों को कि जो ग्रोसरी शॉप होता है दोस्तों, वो जब भी माल खरीदते हैं होलसेल में खरीदते हैं, रिटेल में बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में उसका एग्जैक्ट उल्टा करना है, रिटेल में खरीदना है, होलसेल में व्हेन द प्राइस इज़ बेनिफिशियल होलसेल में उसको बेचना है। लेकिन बाय करने के टाइम रिटेल में धीरे धीरे करके राहुल द्रविड़ कैसे रन अक्यूमुलेट करता था, वीवीएस लक्ष्मण कैसे रन अक्यूमुलेट करता था, वैसे दोस्तों धीरे धीरे करके बाय करना है सो दैट जो बाइंग प्राइस है दैट रिमेन्स कॉम्पिटिटिव। और एक चीज़ दोस्तों, एक्यूमुलेट करना है, बाय नहीं करना है। एक्यूमुलेट मतलब धीरे धीरे करके 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर बेस्ड ऑन द शेयर वैल्यू एंड अपना कैपेसिटी, उसके हिसाब से धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है। जो मार्केट एनवायरनमेंट है उसके ऊपर क्लोज अपना आय होना चाहिए, मतलब उसका हमको नॉलेज होना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट का, इकोनॉमी का और बाकी के एक्सटर्नल सिचुएशन का हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नॉलेज नहीं रहेगा तो बेटर इन्वेस्ट इन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट दैन शेयर मार्केट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, शेयर मार्केट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन बुकिंग द प्रॉफिट फ्रॉम टाइम टू टाइम। 10-15% से ऊपर इन्वेस्टमेंट चला गया, थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। शेयर का भाव नीचे आया, वापस उसको खरीदो ऑन डिप्स। शेयर का भाव कभी भी ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, शेयर का भाव हमेशा ऐसा ऊपर नीचे, जैसा अल्टरनेट करंट का ग्राफ होता है दोस्तों, ऊपर नीचे, वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है। तो वो जो ऊपर नीचे भाव होता है वो भाव का एडवांटेज लेके ऊपर जाएगा, 10-15% बेचो, 7-8% नीचे आएगा, वापस थोड़ा थोड़ा खरीदो। तो चलिए आज के कंपनी के ऊपर चलते हैं दोस्तों। आज का अपना कंपनी है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट का कंपनी है, महारत्न कंपनी है। ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब के लिए कंपनी, जो स्टेट बॉडीज़ है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है उनको फाइनेंस करती है एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट प्राइवेट कंपनी जो है उनको भी फाइनेंस करती है। अभी ये शेयर चुनने के पीछे क्या रीजंस है, क्या थॉट प्रोसेस है और आगे जाके ये कंपनी में क्या होगा, ये हम आगे के 10 मिनट में देखेंगे दोस्तों। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे, कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें वो चीज़ें बहुत सी ऑब्वियसली हमको मालूम पड़ जाएंगी। जब भी मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी या बैलेंस शीट दिखाऊंगा तभी भी आप वीडियो को पॉज करके उसमें बाकी के फिगर्स देख सकते हैं। लेकिन हम जो फोकस करेंगे दोस्तों, जो आम लोग नहीं देख सकते हैं कि आगे कंपनी को फ़ायदा क्यों होने वाला है, ये शेयर मुझे क्यों चुनना है, आगे जाके ये कंपनी में कितना अप्रिसिएशन हो सकता है, उसके लिए जो फैक्टर्स है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो दोस्तों ये पहला चार्ट देखते हैं। ये जो चार्ट है ये REC का जो इंटरेस्ट जो REC चार्ज करती है, REC जो लोन देती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसका ये दोस्तों टेबल है। तो जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो आपको ध्यान में रखना है वही चीज़ें मैं आपको ये चार्ट में बोलूँगा। बाकी के अगर आपको चार्ट्स में डिटेल देखने हैं वीडियो पॉज करके देख लीजिए दोस्तों। इसमें रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 आर अकॉर्डिंग टू मी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे 2-3 चार्ट जाने के बाद हमको मालूम पड़ेगा। इसमें दोस्तों जो कन्वेंशनल जनरेशन है उसके ऊपर REC का जो इंटरेस्ट जो चार्ज करती है वो सबसे ज़्यादा है।
दैट मीन्स इफ़ वी सी फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 8, तो रो नंबर 1 के लिए इंटरेस्ट परसेंटेज जो REC चार्ज करती है वो सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ आपके माइंड में रखिए। अभी आते हैं दोस्तों REC के सैंक्शंस के ऊपर। REC ने कितना लोन सैंक्शन किया हुआ है इन प्रीवियस ईयर्स एंड ऑल्सो इन करंट क्वार्टर। दोस्तों FY20 में 1,11,000 करोड़ के लोन सैंक्शन किए। FY21 में 1,55,000 करोड़ के लोन सैंक्शन किए। FY22 में सैंक्शन अमाउंट कम था, क्लोज टू 54,000 करोड़। एंड अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे दोस्तों, तो FY22 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें 17,000 करोड़ के लोन सैंक्शन किए। एज अगेंस्ट दैट FY23 का, दैट मीन्स करंट ईयर का जो क्वार्टर है उसमें क्लोज टू 60,000 करोड़ के लोन सैंक्शन किए। दैट मीन्स दोस्तों जो FY22 में पूरे साल का जो उनका लोन सैंक्शन का अमाउंट था वो पूरा का पूरा 12 महीने का लोन जितना सैंक्शन किया था, ये साल के पिछले 3 महीने में मतलब अप्रैल मई जून में उससे ज़्यादा लोन अमाउंट का उनका सैंक्शन हुआ है। तो उसके सामने दोस्तों डिसबर्समेंट कितना हुआ वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि सैंक्शन अमाउंट इज ओनली अ बुक वैल्यू। उसके सामने डिसबर्स कितना हुआ, क्योंकि जितना लोन डिसबर्स हुआ है उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। तो कितना डिसबर्स हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो दोस्तों सैंक्शन का जो ब्रेकअप है, इसमें जो जनरेशन के लिए जो सैंक्शन हुआ है दैट इज़ क्लोज टू 36,000 करोड़, विच इज़ 60% ऑफ द टोटल अमाउंट सैंक्शन। ये फिगर ध्यान में रखना, 36,000 करोड़ एंड 60%। अभी आते हैं दोस्तों कितना डिसबर्स हुआ। जनरेशन का जितना सैंक्शन हुआ था उसके सामने डिसबर्स हुआ है खाली 16%। और रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पर भी कंपनी का इंटरेस्ट रेट अच्छा है, नंबर 2 पे है इंटरेस्ट रेट, दैट जितना सैंक्शन हुआ था उसका 48% ऑलरेडी डिसबर्स हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आगे के क्वार्टर में, दैट मीन्स Q2, Q3 एंड Q4 जनरेशन के लिए उनका सैंक्शन जो सबसे ज़्यादा हुआ था और Q1 में उसका डिसबर्समेंट सबसे कम हुआ है। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि Q2, Q3 एंड Q4 में जनरेशन के लिए जो उनका डिसबर्समेंट है वो बढ़ेगा। और जैसे हमने पहले चार्ट में देखा कि जनरेशन के ऊपर कंपनी का इंटरेस्ट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स Q2, Q3 एंड Q4 में जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा वो एज कम्पेयर टू Q1 वुड बी सब्सटेंशियली हायर, ऐसा मेरा मानना है। तो जो 3 चार्ट हमने देखे वो तीनों का जो रिलेवेंट पोर्शन है उसका कंपैरिजन यहाँ पे है। कन्वेंशनल जनरेशन 9.5% मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, 9.5 से 10.5 के बीच में इंटरेस्ट रेट है। डिसबर्स सैंक्शन हुआ Q1 में आउट ऑफ टोटल सैंक्शन 60%, लेकिन जो डिसबर्स हुआ दैट इज़ ओनली 16%। तो बाकी का Q2, Q3, Q4 में डिसबर्स होगा, जिसके ऊपर कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो है वो Q1 के हिसाब से वुड बी सब्सटेंशियली हायर। अभी दोस्तों एसेट क्वालिटी देखते हैं कंपनी का। एसेट क्वालिटी फ्रॉम जून 21 टू जून 22 हैज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड। उनका जो ग्रॉस NPA था दैट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 4.8 टू 4.4, दैट मीन्स 0.4% का इसमें ड्रॉप है। एंड नेट NPA जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट दैट हैज ऑल्सो कम डाउन फ्रॉम 1.6 टू 1.4। प्रोविजन कवरेज रेशो, ये प्रोविजन कवरेज रेशो मतलब समझो 10,000 करोड़ का लोन डाउटफुल है तो उसके सामने प्रोविजन कितना है। यहाँ पे 68% दिखता है, दैट मीन्स 10,000 के सामने 6,800 करोड़ का प्रोविजन ऑलरेडी है। दोस्तों ये चार्ट से मालूम पड़ता है कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंटिन्यूसली कमिंग डाउन विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर एंड कंपनी इज हैविंग अ सफिशिएंट एंड हेल्दी प्रोविजन कवरेज रेशो। ये दोस्तों REC का लोन का पोर्टफोलियो है। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें दोस्तों 65 to 70% जो गवर्नमेंट के खुद के कंपनीज हैं उनको ही लोन दिया हुआ है, जिसके ऊपर प्रोविजन का ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स दैट लोन इज़ फुल्ली सिक्योर्ड। और जो प्रोविजन कवरेज रेशो हमने देखा 68% जो प्रोविजन अमाउंट है, ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी के पास 6,500 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्रोविजन अवेलेबल है इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अभी दोस्तों कंपनी ने कितना फंड्स अभी तक रेज किया है, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, और करंट क्वार्टर में दैट मीन्स अप्रैल टू जून क्वार्टर में कंपनी ने कितने फंड्स रेज किए है, ये हम लोग ये चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इज़ करंट क्वार्टर में दोस्तों सिर्फ 11,000 करोड़ के फंड्स कंपनी ने रेज किए। इंटरेस्ट रेट एक साल पहले कम था, उसके एक साल पहले बिकॉज ऑफ कोविड और भी कम था,
तो कंपनी का जो फंड रेजिंग है दोस्तों, मैं जो ये चार्ट में रीड कर रहा हूँ कि कंपनी का फंड रेजिंग FY20, FY21 एंड FY22 में ऑलरेडी हो चुका जब इंटरेस्ट रेट कम था। अभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों FY23 में सिर्फ 11,000 करोड़ का कंपनी ने फंड रेज किया है ऑन अ स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट, बट जो मेजॉरिटी उनका फंड रेजिंग था वो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू मी हो चुका है ऑन अ मच लोअर इंटरेस्ट रेट। ये दोस्तों KPIs है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एज पर मी। नेट प्रॉफिट में देर इज़ ए इंक्रीज ऑफ 9% एंड नेटवर्थ जो है दैट मीन्स शेयर होल्डर्स के लिए क्या, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स के लिए कितना वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज़ 52,600 करोड़ विच इज़ 15% हायर ईयर ऑन ईयर। और ये जो दोस्तों नेटवर्थ है दैट इज़ 2 टाइम्स मोर देन द मार्केट कैप। ये कंपनी का दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी है, और पिछले क्वार्टर में दैट मीन्स अप्रैल टू जून क्वार्टर में जो उनका प्रॉफिट कम हुआ दिखता है दैट इज़ मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन अदर कॉस्ट। ये इंक्रीज इन अदर कॉस्ट आगे के क्वार्टर में इतने होने के चांसेस बहुत कम है, तो इसका इफेक्ट आगे के क्वार्टर में नहीं आएगा। दिस सीम्स टू बी अ वन ऑफ इम्पैक्ट। फिर दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने एक चार्ट देखा था फंड रेजिंग का, वो फंड रेजिंग का चार्ट उसका कोरिलेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये लायबिलिटी साइड में जो बोरोइंग्स का लाइन हम लोग दोस्तों देख रहे हैं, वो लाइन अगर दोस्तों हम लोग देखेंगे तो जून 21 में कंपनी के बोरोइंग्स थे 3,33,000 करोड़ रुपीज़। फिर अगर मार्च 22 में देखेंगे 3,33,000 करोड़ रुपीज़, और अभी अगर जून 22 में हम लोग देखेंगे तो 3,34,000 करोड़ रुपीज़। दैट मीन्स जो बोरोइंग्स है कंपनी के, वो बोरोइंग्स आर एट द सेम लेवल। बोरोइंग्स आर एट द सेम लेवल मतलब कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है विच इज़ अ मेजर एक्सपेंस फॉर कंपनी, दैट इज़ ऑल्सो फिक्स एट अ सर्टन लेवल। क्योंकि बोरोइंग्स नहीं बढ़ा है तो कंपनी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू में जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन इसके सामने अगर एसेट्स में हम लोग देखेंगे कि जो कंपनी का जो लोन का जो डिसबर्समेंट है वो जून 21 में 3,67,000 करोड़ रुपीज़, मार्च 22 में 3,72,000 करोड़ रुपीज़ एंड अभी जून 22 में 3,75,000 करोड़ रुपीज़। दैट मीन्स जो कंपनी का डिसबर्समेंट है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपनी ने उसके लिए लोन लिया है सामने से, दैट लोन इज एट द कांस्टेंट लेवल। मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आगे जाके बढ़ेगा, लेकिन कंपनी का एब्सोल्यूट वैल्यू में जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का आउटगो है वो इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है नहीं। ये दोस्तों कुछ की रेशोज़ है। बाकी के इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए है वो दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है दैट इज़ हेल्दी 4%। ये 4% दोस्तों बहुत सब्सटेंशियल है। रिटर्न और नेटवर्थ थोड़ा कम हुआ है, दैट इज़ बिकॉज हमने देखा पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा कम हुआ, उसका रीज़न भी हमने देखा। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेट टू इक्विटी इज कम डाउन फ्रॉम 7.05 to 6.26. अर्निंग पर शेयर सब्सटेंशियली इंक्रीज फ्रॉम 45.5 to 49.57, ऑलमोस्ट इंक्रीज ऑफ 5 रुपीज़। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बुक वैल्यू जो है वो 231 से अभी 266 रुपीज़ है, जिसके सामने कंपनी का शेयर इज़ ट्रेडिंग एट 93 रुपीज़। दोस्तों कुछ महीने पहले तक REC एंड PFC, इसमें REC का शेयर ऑलवेज यूज टू बी मच हायर दैन PFC शेयर। दैट मीन्स अगर PFC का भाव 100 रुपया है, REC यूज टू बी 120। अभी REC का भाव नीचे आया, वो नीचे इसलिए आया है क्योंकि REC ने रिसेंटली 1:3 बोनस दिया है। वो बोनस देने के बाद अभी REC का शेयर 93 रुपीज़ के आसपास है। हो सकता है दोस्तों ये क्वार्टर के जब भी रिजल्ट के अनाउंसमेंट आएंगे PFC के, PFC ऑल्सो वुड अनाउंस अ बोनस। एक्स बोनस होने के बाद अगेन REC वुड ट्रेड हायर दैन PFC, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों अगर REC के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना है, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना है। अगर किसी को लाख रुपया डालना है तो आगे के 3 महीने तक अप टू ₹100, अभी 93 रुपीज़ का भाव है, अप टू ₹100 हर 15 या 20 दिन के बाद 100 शेयर या 150 शेयर खरीदने हैं। अगर भाव नीचे गया तो 100 के बजाय 200 शेयर भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार में नहीं लेना है, कंटिन्यूस बेसिस पे एक्यूमुलेट करते रहना है। दोस्तों इसका जो डिविडेंड यील्ड है, दैट डिविडेंड यील्ड इटसेल्फ इज़ 15 रुपीज़।
दैट मीन्स 100 रुपये के शेयर पे 15 रुपया बिना कुछ किए डिविडेंड मिलने ही वाला है। अभी ये साल में थोड़ा कम मिलेगा बिकॉज कंपनी ने 1:3 बोनस दिया है, तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कम से कम 11 से 12 रुपया डिविडेंड साल का इसमें एश्योर्ड है। दैट मीन्स रिटर्न ऑफ 11 to 12%, वेयर एज बैंक इंटरेस्ट मैक्सिमम इंटरेस्ट इज 7%। और अगर बीच में कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ 10% से 15% से कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, liquidate some of the position, sell some of the stocks, sell some of the holdings and again wait for the opportunity to buy। दोस्तों जैसा क्रिकेट में स्विंगिंग कंडीशन होता है तो बैट्समैन वेट करता है फॉर द राइट डिलीवरी टू हिट। फुल टॉस आएगा मारेगा, यॉर्कर आएगा प्लेड करेगा। तो दोस्तों इसको एक्यूमुलेट कैसे करना है, इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है। शेयर का भाव नीचे जाएगा क्या, विद द मार्केट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट स्टॉक प्राइस माइट गो अप टू 80 to 85 रुपीज़। माइट को जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जा सकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। 80-85 रुपये तक शेयर को बाय कर सकते हैं। आगे के 3-4 महीने तक इसको कंटिन्यूस बाय करते रहिए, इसको एक्यूमुलेट करते रहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, REC दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विथ PFC सीम्स टू बी अ गुड बाय फॉर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। आगे के 3 महीने तक इसको बाय करते रहो। अगर शेयर का भाव ऊपर गया, 100 रुपये के ऊपर गया, बाय मत करना। अभी 93 लेवल के आसपास है। बाइंग रेंज फ्रॉम 93 to 100 ऊपर के साइड में, नीचे तक इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर समझो रशिया यूक्रेन में कुछ हुआ, सब शेयर्स नीचे आने वाले हैं। कितना भी अच्छा रहने दो, इन्फोसिस हो, TCS हो, कुछ भी कितना भी अच्छा शेयर होने दो, सब शेयर नीचे आने ही वाले हैं। यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी अगेन टू एड एंड टू एक्यूमुलेट। तो नीचे में 80 to 85, ऊपर में 93 to 100, ये लेवल तक ये शेयर को एक्यूमुलेट करना है। मेरा टारगेट 6 महीने बाद का या अगले दिवाली तक का, दिवाली टू दिवाली दोस्तों, इसका 125 से 130 रुपया है। एंड नॉट टू फॉरगेट 12 से 13 रुपया साल का इसका डिविडेंड भी आएगा। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन REC फर्स्ट एपिसोड दिवाली टू दिवाली तक। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है, नीडलेस टू मेंशन, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और वीडियो ख़त्म करने के पहले अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सबको दिवाली की लाख लाख बधाईया, सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। भेटूया पुन्हा एकदा पुढच्या व्हिडिओमध्ये।